हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। लास्ट क्लास में हमने एमपी सूबेदार स्टेनो एग्ज़ाम 2025 में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम उसी एग्ज़ाम के शिफ्ट 2 में जो मैथ के क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, इन ए सर्कुलर प्लेग्राउंड ए रो फ्रॉम पॉइंट एम टू एन सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट दी सेंटर। व्हाट एंगल विल इट सबटेंड एट द सर्कमफ्रेंस ऑन द सेम साइड। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक वृत्ताकार प्लेग्राउंड है सर्कुलर शेप का, उसमें एक रस्सी है जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो कह रहा है उसी रस्सी से वृत्त की परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो एक थ्योरम रहती है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी कि किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा, जैसे कोई चाप है, मैंने M1 M नहीं मान लिया, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण हमेशा परिधि पर बने कोण का क्या रहता है, डबल रहता है। यानी कि अगर इस चाप द्वारा अगर वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बन रहा है तो परिधि पर हमेशा उसका आधा बनेगा, यानी कि 60 डिग्री का। अगर इस 50 डिग्री का होता है तो ये कितने का होता है, 25 डिग्री का। यानी कि वृत्त के केंद्र पर हमेशा किसी चाप द्वारा परिधि पर जो कोण बनता है उसका डबल एंगल बनता है। यानी कि आप तो परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक दुकानदार 5 प्रकार के फल बेचता है, प्रत्येक फल की औसत कीमत 40 रुपए। तो सभी फलों की कुल कीमत आपसे पूछी है। तो आप जानते हैं, देखिए औसत कीमत है, यानी कि हर जो फल है उसकी एवरेज कीमत कितनी है, 4। तो ऐसे कितने फल खरीदता है वो 5, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, द एलसीएम ऑफ 3 and 5, 3 और 5 का एलसीएम बताना है। तो एलसीएम मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 3 और 5 का ऐसा मल्टीपल जो 3 से भी कट जाए, छोटे से छोटा, और 5 से भी कट जाए। तो यानी कि क्या हो गया, वो 3 और 5 का 15 हो गया एलसीएम। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, एक समप पंचभुज को उसके सभी विकर्णों द्वारा विभाजित किया जाता है तो समान आकार के कितने भिन्न अंतः स्थापित त्रिभुज दिखाई देंगे। यानी क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कोई पेंटागन है, सपोज पेंटागन मतलब इसमें 5 साइड रहती हैं, जैसे ये पेंटागन हो गया, ठीक है। तो इस पेंटागन में अगर हम इसका हर एक डायगोनल खींच देंगे, डायगोनल क्या होता है, ये डायगोनल खींच दिया हमने ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो इससे ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितने ट्राइंगल बन जाएंगे, और सारे ट्राइंगल कैसे होने चाहिए, सेम साइज के होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, जैसे इसके लिए हम जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कोई स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ स्क्वायर में अगर अपन डायगोनल खींचें तो कितने ट्राइंगल बनेंगे। देखिए एक स्क्वायर में एक ही डायगोनल खींच सकता है और एक ही डायगोनल खींच सकता है। तो हमारे कितने ट्राइंगल बनेंगे, 1 2 3 और 4, और चारों कैसे रहेंगे, सेम साइज के रहेंगे। तो ऐसे ही आपसे कह रहा है, अगर आप पेंटागन में डायगोनल खींचें तो ऐसे कितने ट्राइंगल बन जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे 2 डायगोनल खींचे तो हमें कितने ट्राइंगल मिले, 4। ऐसे ही हम अगर यहाँ हमें डायगोनल पता चल जाए तो उसके डबल ट्राइंगल बन जाएंगे। तो किसी भी पॉलीगन में, किसी भी बहुभुज में डायगोनल निकालने का जो फॉर्मूला रहता है, नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का, तो वो क्या रहता है, n(n-3/2)। जैसे स्क्वायर वर्ग था तो वर्ग में कितनी साइड रहती है, 4, 4 - 3 1/2। तो कितने डायगोनल आए थे, 2, ठीक है। ऐसे अगर हम यहाँ पे डायगोनल देखें तो पंचभुज में कितनी साइड रहती है, 5, 5 - 3 2/2। यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल कितने आएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल कितने आए, 5। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनेंगे यहाँ पे, 10। तो आंसर कितना हो गया, 10। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक 4:48 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का छोटा कोण कितना होगा, ठीक है। पूरा एंगल कितने का रहता है, 360 डिग्री का। तो आपसे कह रहा है 4:48 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि 1 घंटे की सुई हो गई और 1 मिनट की, ठीक है। वैसे तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, चलो यहाँ आ गया तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला रहता है, इसका क्या फॉर्मूला रहता है एंगल निकालने का, 30h - 11m/2, ठीक है, ये मोड रहता है। तो देखिए 30h - 11/2 और m की वैल्यू कितनी है, 48। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ हो जाएगा 120, और इससे 100 काटें कितनी बार कट जाएगा, 24 बार। 24 का 11 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 240 और 24 270
264 264, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 144 डिग्री का, यानी कि छोटा कोण कितने का बनेगा 144 डिग्री का। क्या आ गया आंसर 144। नेगेटिव साइन आता है तो एंगल नेगेटिव तो होता नहीं है, तो नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। क्या रहता है इसका फॉर्मूला, आप लिख सकते हैं 30h माइनस 11/2 m, और इसका मोड रहता है मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है हमको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक पिता की उम्र अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। 15 साल पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 9 गुना थी, तो उसके वर्तमान आयु का योग क्या है। देखिए मैं ये क्वेश्चन आपको दो टाइप से बताता हूँ। बेसिक तरीका क्या है कि एक फादर है और सन है, ठीक है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र का कितना है 3 गुना, एक, ठीक है, प्रेजेंट में बात कर रहा है। और क्या कह रहा है 15 साल पहले पिता की उम्र उसकी तुलना में 9 गुना थी। देखिए हमने मान लिया तो पिता की वर्तमान उम्र 3x है और पुत्र की x है। अब क्या कह रहा है 15 साल पहले, तो 15 साल पहले पीछे जाएंगे तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 15 15 माइनस हो जाएगा। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तुलना में कितनी थी 9 गुना, यानी कि 9:1। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 3x माइनस 15 बराबर 9x माइनस 135। ये 3x इस साइड आ जाएगा तो 6x इस साइड जाएगा तो 120, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ से 20। यानी कि पिता की उम्र कितनी आ गई 3x मानी थी तो कितनी आ जाएगी 60, और इसकी कितनी आ गई 20। आपसे क्या पूछा है उनकी वर्तमान आयु का योग, तो दोनों की उम्र का योग कितना हो जाएगा 80, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक पिता की उम्र और बेटे की उम्र का रेशियो कितना है 3:1, ठीक है, प्रेजेंट में। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है 15 साल पहले, कितने साल पहले 15 साल पहले। 15 साल पहले उनकी एज का रेशियो कि पिता की एज कितनी थी 9, इनकी 1। देखिए यहाँ से यहाँ ये कितनी बड़ी है 6, और ये सेम रही है, यानी कि अगर ये डिफरेंस सेम हो जाए तो हम पता कर लेंगे। देखिए तो यहाँ तो डिफरेंस को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस के से जो डिफरेंस है उससे हमेशा रिवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ 3 और 2 में कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है ना, और यहाँ पे 9 और 1 में कितना डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस को सेम बना लेते हैं यहाँ, यानी कि हमें किससे गुणा करना पड़ेगा डिफरेंस सेम हो जाए 4 से। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। देखो अब यहाँ डिफरेंस सेम हो गया है, 12 से 9 भी 3 कम, और यहाँ भी 4 से 1 3 कम, यानी कि इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15, यानी कि 5 गुना। अब आपसे क्या पूछा है उनकी वर्तमान आयु का योग पूछा है, तो वर्तमान आयु हम निकाल देंगे, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू हमने कितनी निकाली 5 गुना, ठीक है। तो आप तो कितनी हो जाएगी 12 से इसका 5 करेंगे 60, और ये 20, यानी कि दोनों की एज कितनी हो गई 80 साल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ये डायग्राम दिया है, इसमें आपको बताना है रेफर टू द इमेज गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक एनी 3 ऑफ द सब्जेक्ट। ऐसे स्टूडेंटों की संख्या बतानी है जिनने कम से कम 3 सब्जेक्ट लिए हो। तो देखिए सब 3 कम से कम 3 सब्जेक्ट किसने लिए, इसने 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 और इसने, ठीक है। तो इनके इसके योग कितना हो गया 18 और 18 36, ठीक है, 36 प्लस 13 और 13 26, यानी कि 36 और 26 कितना हो गया 62, यानी कि सही आंसर कितना हो गया 62। मिनिमम 3 सब्जेक्ट जिसने लिए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 5,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज बताना है, ठीक है। प्रिंसिपल है 5,000 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया आपको 10% पर एनम कंपाउंड, तो 2 ईयर का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। देखिए जब भी आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। जैसे 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर दी है तो आपको 2 साल में टोटल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 10 और 10 का नेट इंक्रीज होगा, तो 10 इंटू 10 अपॉन 100, यानी कि टोटल कितना जाएगा 21%, यानी कि आपको टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा 21%।
ठीक है, तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे 5000 का 21% कितना होगा, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 21 की 50 में गुणा करेंगे 1050, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल में हमको 1050। बेसिक से भी कर सकते थे आप, देखिए जैसे 5000 रुपये है, आपको पहले साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 5000 का 10% 500, दूसरे साल में कितना मिलेगा 500, फिर इस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज, फिर इस 500 का भी हमको 10% मिलेगा तो कितना हो जाएगा 50, यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 500, 500 1000 और 50, 1050। देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 5 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, एक छात्र और जुड़ता है तो औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है, नए छात्र की आयु क्या है। देखिए औसत आयु क्या है, 15 से 16 हो गई, यानी कि 1 साल बढ़ी, यानी कि जो भी नया स्टूडेंट आया है उसकी आयु एवरेज से तो ज़्यादा होगी। देखिए बेसिक से कैसे करेंगे हम, जैसे 5 छात्र हैं, ठीक है, और उनकी औसत आयु 15, तो टोटल एवरेज होता क्या है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम कितना हो गया, 5 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है तो टोटल हो गई इतनी, एक स्टूडेंट आया हमें नहीं पता उसकी एज कितनी, तो हमने उसको मान लिया एक्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट अब कितने होगा 6, वो क्वेश्चन में कह रहा है अब जो एवरेज हो गया वो कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, तो आप बस वो सॉल्व कर देंगे, 16 का यहाँ गुणा करें कितना आ जाएगा 96, ठीक है, ये 75 प्लस एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 75 में से 96 जाएंगे, 96 से 75 जाएंगे कितने आ गए 21 साल, यानी कि जो नया स्टूडेंट आया उसकी एज कितनी है 21 साल। देखिए ये सब हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे 5 स्टूडेंट, ठीक है, उनकी एवरेज एज कितनी है 15 साल, एक नया स्टूडेंट है और उसके आने से औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है, यानी कि हर किसी की आयु 1-1 साल बढ़ गई, ठीक है, तो 5 छात्र, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 6, तो हर किसी की 1 साल बढ़ी है, तो 6 छात्रों की औसत आयु कितनी बढ़ी हुई 6 साल, यानी कि जो नया स्टूडेंट आया है वो जो एवरेज है उससे 6 एक्स्ट्रा लेके आया हुआ है, यानी कि उस जो नया स्टूडेंट है उसकी एज कितनी हो जाएगी 21 साल। क्वेश्चन में कह रहा है एक महिला और एक महिला की उम्र उसके बेटे की उम्र से 4 गुना है, ठीक है, ये महिला है और ये उसका बेटा है, महिला की उम्र बेटे की उम्र से 4 गुना है, कह रहा है 5 वर्ष बाद आफ्टर 5 ईयर बेटे की उम्र की 3 गुना होगी महिला की एज, तो आपसे पूछा है बेटे की वर्तमान उम्र क्या है। देखो मैंने आपको बताया ना, देखो यहाँ 4 और 3 में 1 का डिफरेंस है, यहाँ कोई 0 का डिफरेंस, और डिफरेंस को सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ 3 का डिफरेंस और यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ सेम बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 3, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ 2 से करेंगे तो 2, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9, और यहाँ 3 से 3, देखिए अब डिफरेंस सेम हो गया ना, 8 से 9 1 बड़ा और 2 से 3 1 बड़ा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी आ गई 5। अब आपसे पूछा है बेटे की वर्तमान उम्र क्या है, ठीक है, तो बेटे की वर्तमान उम्र कितनी है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, यानी कि बेटे की वर्तमान उम्र कितनी आ गई 10 साल। बाकी बेसिक से मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, बेसिक से कैसे करेंगे, अब ये बेटे की उम्र, महिला जो है बेटे से 4 गुना है, तो महिला की 4x तो बेटे की x, अब कितने साल बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद बेटे की उम्र से 3 गुना होगी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 150 मीटर आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक, देयर यूनिफॉर्म स्पीड एट 72 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मच टाइम द ट्रेन दे पास ईच अदर। कह रहा है क्वेश्चन में 2 ट्रेन हैं जिनकी लंबाई 120 मीटर है और 150 मीटर है, वे दोनों समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो आपसे कह रहा है और उनकी चाल 72 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर है, तो कह रहा है वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी। टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो देखिए ट्रेन चाहे सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करें या अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है दोनों की ऐड होती है, तो 120 मीटर प्लस 150 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 270 मीटर। अब रिलेटिव स्पीड देखिए
जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है। जब सेम डायरेक्शन में जाती है तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है। यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 72 और 36, 108 किलोमीटर। लेकिन ये किस में आया, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा किस में, सेकंड में। ठीक है, तो 18 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। 6 6 से 6 पंचे 30, तो 30 से कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। यानी कि आंसर कितना आ गया, 9 सेकंड। देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर सूचीबद्ध करता है, उस पर 16% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि वस्तु का मूल सूची मूल्य 14,170.50 है और विक्रेता अंततः इसे 10,000 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, यह जानते हुए भी कि वह लागत पर 25% का लाभ कमाता है। आपसे वस्तु का क्या पूछा है, सीपी। देखिए क्वेश्चन में हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है, प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए 25% के लाभ पर बेचता है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी कि 4 रुपए की चीज़ कितने बेचता है, 5 रुपए में। ठीक है, सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। जबकि एसपी क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है, 10,000 रुपये। कितने गुना है, 2,000 गुना। ठीक है, तो आपका कॉस्ट प्राइस भी कितना हो जाएगा, 2,000 गुना हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये। ये सवाल ये केवल क्वेश्चन में आपको इसलिए दिया गया था ताकि आपका इससे टाइम वेस्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है हाउ मेनी 2-digit नंबर सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी, द लास्ट यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2-digit नंबर इज 8। आपसे कह रहा है कितनी ऐसी 2 अंकों की संख्याएं हैं जिनका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, उनका स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट 8 आए। तो ऐसी कितनी संख्याएं, 0। देखिए ये बात हमेशा याद रखिए कि हम जब भी किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट कभी ना 2 आता है, ना 3 आता है, ना 7 आता है, ना कभी 8 आता है। देखिए आप करके देख लीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे अपन तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 का 6, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का 5, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 का 6, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 का 9, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 का 4 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 का 1 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। देखिए यूनिट डिजिट कभी ना 2 आ रहा है, ना 3 आ रहा है, ना 7 आ रहा है, ना 8 आ रहा है। तो आपको एक याद रखना है हमेशा, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट ना तो कभी 2 आता है, ना 3 आता है, ना 7 आता है, ना 8 आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है गेहूं की एक निश्चित मात्रा 200 लोगों के लिए 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि 50 लोग और इसमें शामिल हो जाएं तो उतनी ही मात्रा कितने दिन के लिए चलेगी। देखिए हमने मान लिया एक आदमी है, 1 यूनिट खाता है डेली, 200 आदमियों के लिए 30 दिन का भोजन पर्याप्त है। 30 दिन में इतना भोजन होगा। अब कह रहा है कि यही भोजन जो है 50 लोग और इसमें शामिल हो जाएं तो कितने दिन चलेगा। तो पहले 200 आदमी थे, अगर 50 और हो गए तो कितने हो जाएंगे, अब 250 आदमी हो जाएंगे तो कितने दिन चलेगा, इतने दिन चलेगा। तो इससे काटेंगे 50 से 4 बार, 50 से 5 बार, 5 से कितनी का कटेगा, 6 बार। तो यानी कि आंसर कितना आ गया, 24 दिन। यानी कि भोजन अब कितने दिन चलेगा, 24 दिन चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक शर्ट की इट्स टी शर्ट इज सेल फॉर 15% ऑफ इट्स ओरिजिनल प्राइस इज 60। हाउ मच विल यू पे फॉर द टी शर्ट। कह रहा है एक टी शर्ट की मूल कीमत है 60 रुपीज़ और उस पर 15% की डिस्काउंट दे रहे हैं, तो टी शर्ट के लिए हमको कितना राशि चुकानी पड़ेगी। सिंपल है, देखिए 15% का मतलब क्या होता है, 3/20, यानी 20 रुपये का सामान है तो हम उस पर 3 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितने बेच रहे हैं, 17 में। ठीक है, तो देखिए जबकि उसकी कीमत कितनी है, 60 रुपये, 3 गुना। तो कितने में बिकेगी ये, 3 गुना, यानी कि 51। यानी कि 60 रुपये की शर्ट है, अगर हम उस पर 15% का डिस्काउंट मिलेगा तो कितने बिकेगी, 51 रुपये। वैसे भी हम देख सकते थे कि 60 रुपये का 10% कितना होता है,
6 और 5% कितना होता है 3, तो टोटल 15% कितना डिस्काउंट मिलेगा 9 का, यानी कि 60 की 60 हमको कितने की पड़ जाएगी 60 माइनस 9 51 की। कह रहा है एक बेलन है, उसकी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है 2 पाई आर आर प्लस एच। तो 2 पाई की वैल्यू क्या रहती है 22/7 इंटू आर, आर कितना है 3.5, 3.5 मतलब 7/2 और आर प्लस एच मतलब 14 प्लस 3.5, 14 प्लस 3.5। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा है इधर 22 बचा है, प्लस इंटू 14 और 3 17.5, 17.5 मतलब कितना होता है 35/2, इससे कट जाएगा 11, 35 का 11 में गुणा करेंगे तो 35 का पहले 10 में गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 350, पहले 35 का 1 में गुणा करेंगे तो 35, यानी कि आंसर कितना हो गया 385। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि किसी वृत्त की दो त्रिज्याएं 120 डिग्री का कोण बनाती हैं और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उनके बीच चाप की लंबाई क्या होगी। देखिए आपसे कह रहा है वृत्त की कोई त्रिज्या है जो 7 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या जो है वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है 120 डिग्री। तो आपसे इस चाप की लंबाई पूछी है एल, ठीक है। तो चाप की लंबाई का एल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, रेडियस कितनी आर, एंगल कितने का 120 डिग्री का और 360, 7 से 7 कैंसिल, 120 से 3 बार कट जाएगा, यानी कितना आएगा 44/3। इससे इसको काटेंगे 44 को तो कितनी बार कट जाएगा 3 से कट जाए कितनी बार 14 बार, 14 सही 2/3, 14 और 2/3 का मतलब क्या होता है 0.66%, यानी कि 14.66 सेंटीमीटर। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और बनता है आपसे एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्याखंड। ऐसे आपके चाप की लंबाई पूछी है, इसमें आपसे ये भी पूछ सकता था कि बताइए क्या कहते हैं किसी वृत्त की त्रिज्याएं 120 डिग्री का कोण बनाती है, उनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या रहता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो रहता है वो रहता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इसमें आप वैल्यू रख देते तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर पता चल जाता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इसको हमको बताना है। तो आपने बॉड मास का रूल तो पढ़ा ही होगा, सब बॉड मास। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन यानी कि भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, तो हम सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करने पे कितना आएगा 3 का भाग देंगे 18 में तो 6 बार, फिर 6 से 144 को काटेंगे तो कितना आएगा 24, ठीक है, फिर प्लस। अब यहाँ पे फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 4 बार, 16 में से 12 जाएंगे 4 और 4 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 256 में 64 बार, यानी कि 24 और 64 कितना आ गया 88। देखिए कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 1500 रुपये है, इस पर 10% और 5% की क्रमिक छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए जैसे किसी वस्तु का 1500 दिया है आपको अंकित मूल्य, अगर हम उसको 10% की छूट देंगे तो वस्तु कितनी रह जाएगी अपनी 90% या 0.9, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है 5% की छूट देते हैं, 5% की छूट मतलब कितनी रह जाएगी 95% या 0.95, या दशमलव से हम 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 15 नम्मा 135, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया 95, इसको हम सॉल्व करेंगे 13.5 का। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे 13.5, क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल नज़दीक में थी इसलिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। हम 95 को कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 5, तो पहले हम 135 का इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 1350, फिर इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। कैसे माइनस करेंगे 13 का पहले 5 में गुणा करेंगे तो 13 पंचे 65, फिर इसका करेंगे 5 का 0.5 में तो कितना आएगा 2.5, यानी कि टोटल कितना जाएगा 67.5,
5, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 1350 में से। तो 1350 में से हम इसको माइनस करेंगे तो सबसे पहले हम 50 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 1300। फिर 17.5 और माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 1282.5, यानी कि क्या हो गया आंसर 1283 इसके नज़दीक। देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द टेस्ट स्कोर्स ऑफ 5 स्टूडेंट इन ए विलेज स्कूल आर रिकॉर्डेड एज फॉलो 70, 75, 80, 85 एंड 90 यूजिंग द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्कोर। आपसे कह रहा है कि एक गांव के स्कूलों में 5 छात्रों की परीक्षा के अंक दिए गए हैं, इसमें 70, 75, 80, 85 और 90 हैं। नमूना मानक विचलन के सूत्र का उपयोग करते हुए अंकों का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सैंपल डेविएशन का जो फॉर्मूला रहता है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला रहता है वो आपका क्या रहता है, अंडर रूट सिग्मा एक्स आई अपॉन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो x रहता है वो रहता है आपके जो आंकड़े दिए गए हैं जैसे 75, 80, 85, 90। ठीक है, ये इनकी वैल्यू रहती है। अब x बार जो रहता है वो रहता है मीन। ठीक है, और n दिया है आपको नंबर ऑफ कितने दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 दिए गए हैं, तो n की वैल्यू 5। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, x बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो x बार कैसे आएगा, मीन क्या होता है, मीन कह लो या एवरेज कह लो एक ही बात है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इनका मीन निकालना पड़ेगा, मीन मतलब एवरेज निकालना पड़ेगा। तो इनका एवरेज निकालना सिंपल है क्योंकि देखो ये संख्याएं किस में दी गई हैं, AP में दी गई हैं, 75, 70, 75, 80, 85 और 90। ठीक है, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, इनके बीचों बीच की संख्या, तो बीचों बीच की संख्या कितनी इनकी 80, यानी कि इनका एवरेज कितना हो गया 80। ठीक है, फिर x में यानी कि एवरेज कितना आ गया, x बार की वैल्यू कितनी आ गई 80। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं x माइनस एक्स बार, तो x माइनस एक्स बार करेंगे तो कितना आएगा, हर एक वैल्यू को कंपेयर करेंगे। 80 से 70 कितना कम है 10, फिर 10 का स्क्वायर करेंगे, देखिए x माइनस एक्स फिर स्क्वायर तो 100 आ जाएगा, प्लस 75 कितना कम है 5 तो 25। ठीक है, फिर 80 का 0, फिर 85 कितना फिर 25, फिर प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 25 और फिर ये बचा है 90, 90 80 से कितना कम है यानी कि 100, यानी कि सिग्मा एक्स आई एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 125, 150 और 100, यानी कि 250। बस यहाँ फॉर्मूले रख देंगे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी निकाल ली हमने 250। ठीक है, अपॉन n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 6 24, 4 दूनी 8 और 4 5 62.5, 62.25 का रूट कितना आएगा, देखिए 8 है और 7, देखिए 8 का स्क्वायर कितना रहता है 64, तो ये 64 से तो छोटा ही है, तो यानी कि 64 से हल्का सा कितना आएगा 70.9, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 7.91। देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए फार्मर रिकॉर्ड्स डेली रेनफॉल इन मिलीमीटर ड्यूरिंग द खरीफ सीजन 10, 12, 14, 10, 16, 18, 14, 10 व्हाट इज द मोड। आपसे कह रहा है एक किसान के खरीफ मौसम के दौरान प्रतिदिन वर्षा दी गई है मिलीमीटर में 10, 12, 14, 10, 16, 18, 14, तो इससे कह रहा है कि बहुलक क्या होगा, बहुलक। ठीक है, तो बहुलक क्या होता है, जैसे कोई डेटा दिया है तो उसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है उसे उस संख्या का बहुलक कहते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी, जैसे लिख दी 6, 5, 4, 4, 3, 6, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 4। देखिए तो इसमें 6 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, 6 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 1, 2, 5 भी 2 बार आया है। ठीक है, 4 कितनी बार आया है, 1, 2, 3 और 4, 4 कितनी बार आया है 4 बार। ठीक है, ऐसे ही क्या बचा है 3 बचा है, तो 3 भी 2 बार ही आया है, यानी कि सबसे ज्यादा बार क्या आया है 4। ठीक है, तो इसका बहुलक अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही हम इस आंकड़ों में अगर देखें, ठीक है, तो इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार क्या आया है 10 कितनी बार आया है 1, 2
और 3, 10 आया है 3 बार, बाकी 12 एक बार आया है, 14 2 बार आया है, 16 एक बार, 18 एक बार, यानी कि 10 ही एक ऐसी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आई है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि कोई भी डेटा हमको दिया हो उसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है उसी को उसका क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ए बॉक्स लेंथ 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, कट इनटू क्यूब्स द साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी क्यूब्स आर फॉर्म्ड। आपसे कह रहा है एक डब्बा है, डब्बा क्या रहता है, क्यूब घनाभ, उसकी लंबाई आपको 20 सेंटीमीटर दी है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दी है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी है। इस घनाभ को हम काट के 5 सेंटीमीटर भुजा वाले क्या बना रहे हैं, छोटे छोटे घन बना रहे हैं। तो ऐसा क्या कह रहा है, कितने घन बन सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या करते हैं, वॉल्यूम को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, घनाभ का वॉल्यूम क्या रहता है, L इंटू वी इंटू एच, और घन का वॉल्यूम क्या रहता है, ए क्यूब। ठीक है, तो घनाभ का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 20 इंटू 10 इंटू 5। ठीक है, इससे कितने क्यूब बनेंगे, मान लिया हमने n क्यूब बनेंगे। ठीक है, तो हम कितने, क्यूब की साइड कितनी है 5, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5। तो कितने आपके घन कटे जा सकते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे, 5 से इसको काटेंगे 4 बार, 5 से इसको 2 बार, 5 से इसको 1 बार, यानी कि 4 दूनी 8, यानी कितने घन बन सकते हैं, 8 घन बन सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन था ये, हमने सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। हमारी एक लास्ट शिफ्ट बची है, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। और आप सबको पता ही है कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन आज आ गया है, जिसमें लगभग 2106 पद हैं। उसके लिए भी हम जो भी मैथ्स के PYQ जो भी क्वेश्चन आए हैं अभी रिसेंट और जो भी आ चुके हैं पेपरों में, उन सबको डिस्कस करेंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए मैं एक प्रॉपर सीरीज़ लेके आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और चैनल और अच्छा लगे कंटेंट हमारा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।